कहानी एक बच्चों के जेल खाने से शुरू होती है, जहां खून के जुर्म में 5 साल की सजा हुई है एक बच्चे को, जिसे खुद की उम्र तक का पता नहीं। डॉक्टर ने जांच करके कहा उसके दूध के सभी दांत गिर चुके हैं, तो वो तकरीबन 12 साल का होगा। आज उसकी कोर्ट में पहली पेशी है। बाहर देश भर के न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स तैयार खड़े हैं। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। आज एक इतिहास रचने को है। अंदर हथकड़ी पहने जायन को लाया गया। उसे सरकारी वकील नदीम दिया गया है। जायन के माँ बाप सुहाद और सलीम को भी बुलाया गया है, जिन्हें तामिर नाम का वकील पेश करेंगे। अब मुकदमा शुरू हुआ। जज ने जायन के माँ बाप से पूछा, क्या आपको मालूम है आप यहाँ क्यों हैं? सुहाद बोली, हाँ, जैन ने गलती की है जिसकी वजह से उसे जेल हो गई, पर अब इससे हमारा क्या लेना देना? दोबारा हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? जज बोला, आपके बेटे को खून के जुर्म में 5 साल की सजा हुई है और आपको ये कोई छोटी मोटी गलती लगती है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं हो? जायन के माँ बाप चुप हो गए। फिर जज बोला, खैर, आज यहाँ आपको किसी और मुकदमे के लिए बुलाया गया है। जैन, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया है और यहाँ किस लिए खड़े हो? हाँ, जैन ने कहा। अच्छा, तुम कितने साल के हो? जज ने पूछा। मालूम नहीं, मेरे माँ बाप से पूछ लो, जैन बोला। सुहाद और सलीम सर नीचे करके बैठे हैं। फिर जैन की वकील नदीम बोली, जैन के माँ बाप ने अपने किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। सरकारी नजर से देखा जाए तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, मगर डॉक्टर के रिपोर्ट से मालूम किया गया है कि जैन अभी तकरीबन 12 साल का है। एक तरह से सब बिना पेपर्स के यहाँ गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं। अब जैन से पूछा गया, बताओ, क्या आरोप है तुम्हारे माँ बाप के ऊपर? जैन की आंखें सूनी हैं। वो बोला, मुझे पैदा करना। और इसके साथ कहानी पीछे लौट गई, जहाँ जैन कई दवाइयों की दुकानें घूम घूम कर अपने माँ के लिए डॉक्टर की लिखी दवा खरीद रहा है। दुकानदारों के पूछने पर कि तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आए, जैन कभी कहता माँ का ऑपरेशन हुआ है, कभी कहता उनका पैर टूट गया है, किसी जगह कहता बाप को लकवा मार गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अब उन सारी दवाओं का जैन के माँ बाप चूरा बना रहे हैं, जो कि असल में ड्रग्स है। उसके बाद उसे पानी में मिलाकर उनमें कपड़े डुबाए जाएंगे। कपड़े सूखने के बाद सुहाद उन कपड़ों को लेकर अपने बड़े बेटे इब्राहिम के पास गई, जो जेल में सजा काट रहा है, और फिर वो उन कपड़ों को जेल में बेचकर पैसे कमाते हैं। उन कपड़ों को पानी में निचोड़कर वहाँ के कैदी ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये काम इतनी सावधानी से सुहाद करती है कि सिक्योरिटी गार्ड को भनक तक नहीं लगती। जैन भी हर बार अपनी माँ के साथ जाता है। तब वो और भी छोटा था, मगर इंसान के हालात और तजुर्बे उन्हें छोटा रहने नहीं देते, उम्र से कहीं पहले बड़ा कर देते हैं। जैन अपने माँ बाप और 7 छोटे भाई बहनों के साथ असाद नाम के मकान मालिक के किराए घर में रहता है। कमरे की बुरी हालत है। घर की पाइप टूटी है जिसमें से पानी रिसता है। असाद उनसे किराया तो नहीं लेता, मगर बदले में उन बच्चों से अपने दुकान के सारे छोटे बड़े काम मुफ्त में करवाता है। उनमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। जायन के पिता सलीम नाकारा निकम्मा है, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। उधर जायन सारा दिन भटक कर असाद के छोटे मोटे काम करता और घर आकर भी अपने भाई बहनों की देखभाल करता। एक दिन सुबह उठकर जायन ने देखा चादर में लाल दाग लगा है। उसे समझ में नहीं आया। दोपहर में जब वो सभी भाई बहन मिलकर सड़क के किनारे नींबू पानी बेच रहे हैं, अचानक जायन की नजर उसकी बहन सहर के कपड़ों पर गई। पीछे एक खून का दाग लगा है। वो उसे चुपके से बाथरूम ले गया और बोला, याद है तुम्हारी सहेली आलिया? जब उसकी माँ को पता चला था तो उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था, कहीं जाने आने नहीं देती थी और एक मोटे बुढ़े से उसकी शादी करवा दी। अगर हमारी माँ को भी पता चला तो वो तुमसे छुटकारा पाने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगी। वो तुम्हें असाद से शादी के नाम पर बेच देगी और हम तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे। उसकी बहन बोली, मगर असाद तो अच्छा है ना, उसने हमें रहने को घर दिया और मुझे तो वो रैमन नूडल्स भी खाने को देता है। नहीं, वो एक बहुत बुरा आदमी है। मैंने उसके लिए काम किया है, उसे देखा है। जायन बोला, क्योंकि जायन जानता है कि असाद की नजर सहर पर पड़ चुकी है, इसीलिए अभी उन्हें ये बात माँ से छुपानी होगी। उसने उसके दाग लगे कपड़ों को धोकर दिए और अपनी बनियान उतार कर उसे अंदर इस तरफ लपेट कर रखने को कहा। फिर असाद की दुकान से 2 पैड अपने कपड़े में छुपा कर ले आया। वो उसे रास्ते भर समझाते हुए आ रहा है, इस पैड को इस्तेमाल करने के बाद कहीं भी मत छोड़ देना, मैं बताऊंगा कहाँ रखना है
और मैं बाद में इसे फेंक भी आऊंगा। वो बच्चे दिन भर सड़क पर असाद के लिए चीजें बेचते। धीरे धीरे रात होने पर सड़क के लफंगे लड़के शहर पर बुरी नजर डालते, उसे छेड़ते, उसे साथ चलने को कहते। उस वक्त भी जैन अपनी बहन को बचाने के लिए अपने से दुगना लड़कों से लड़ पड़ता, जबकि उसके माँ बाप को ना तो इस बात की फिक्र है और ना ही फर्क पड़ता है। उस शाम जैन ने अपने माँ बाप से कहा, मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। सलीम इसके लिए राजी नहीं। अगर असाद को बुरा लग गया कि जैन अब उसके लिए काम नहीं कर सकता तो वो हमें घर से निकाल न दे। पर जब सुहाद को मालूम हुआ कि स्कूल से बच्चों को खाना, कपड़े आदि चीजें मिलती है तो उसने जैन के पक्ष में कहा, अरे मैं खुद असाद से बात कर लूंगी। जैन के स्कूल के बाद उसके यहाँ रात तक काम कर लेगा। बेचारा 10-12 साल का होगा। जैन खामोश बैठा रहा, पर जिसका डर था वही हुआ। असाद नहीं माना और वो रोज की तरह असाद के घर जाकर सामान, सब्जी, खुद के वजन से दुगना गैस सिलेंडर, दारू की बोतलें पहुंचाने का काम करने लगा, जिस काम के पैसे भी कभी उसे नहीं मिले। एक शाम जब वो घर पहुंचा तो देखा कि कोई मुर्गियां लाया है जिससे उसके भाई बहन खेल रहे हैं। जल्दी से वो ऊपर गया। असाद और उसके पिता आए हुए हैं। पास में शहर को सजा धजा कर बैठा दिया गया है। रसोई में खड़ी माँ के ऊपर जैन ने गुस्से से कहा, तुम चंद मुर्गियों के लिए शहर को बेच दोगी? उसकी माँ बोली, नहीं, वो घर के किराया आने वाले समय के लिए भी माफ कर देगा। नहीं तो बोलो कहाँ जाएंगे हम अगर यहाँ से निकाले गए तो। जैन ने गुस्से में कहा, उन्हें यहाँ से दफा करो, नहीं तो मैं जाकर बोल दूंगा कि शहर उनके यहाँ नहीं जाएगी। जैन को शांत करने के लिए सुहाद बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बस मिलने आए हैं। खुदा का वास्ता कोई नाटक शुरू मत करना, उन्हें यहाँ से जाने दो, फिर बात करेंगे। थोड़ी देर में सहर जैन के पास आई। उसने हथेली से उसके होठों में लगी लिपस्टिक पूछी और कहा, ये क्या हुलिया बना लिया है, बिल्कुल भूत लग रही हो। सहर चुप है। जैन फिर सोचने लगा कैसे वो सहर को बचाए, और दूसरी तरफ उसके माँ बाप ने सहर का सौदा पक्का कर दिया है। रात भर जैन सोचता रहा। फिर एकदम भोर में उठकर उसने सहर के कान में कहा, मैं आज तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, मेरे आने तक तैयार रहना और किसी से कुछ मत कहना। जैन ने सहर के रोज के पहनने वाले कपड़े एक पॉलिथीन में भरे, कुछ पैसे माँ के बटुए से निकाले और असाद की दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें और हर महीने लगने वाले पैड्स चोरी से एक थैले में भरकर कूड़ा फेंकने के बहाने उन्हें बाहर ले आया। बीच रास्ते में किसी जगह जाने के लिए गाड़ी भाड़ा भी तय किया। पैसे कम हैं तो कहा, मैं अपनी बहन को गोद में बैठा लूंगा, और शहर को लेने घर की तरफ भागा। लेकिन यहाँ सबको पता चल चुका है कि वो और शहर भागने वाले हैं। सलीम बोला, इस तरह तो गड़बड़ हो जाएगी। इस मुसीबत को जितना जल्दी हो सके इसके सही जगह पहुंचाने में ही भलाई है। इतने में जैन आ गया और ऐसा करने के लिए शहर और जैन दोनों को बहुत मार पड़ी, और फिर स्कूटर में बिठाकर सलीम बिना ब्याहे ही शहर को असाद के घर छोड़ आया। जैन ने गुस्से में माँ से कहा, खुश होना अब तुम, और घर छोड़कर भाग गया। जिस बस में उसने बात की थी उसी पर जाकर बैठ गया। पास ही में शहर के लिए तय किए कपड़े का थैला भी है और मंजिल का कोई पता नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी स्पाइडरमैन के कपड़े पहनकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया और कुछ देर बाद एक मेले के सामने उतर गया। जैन भी थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे उतर गया। अंदर पहुंचा तो वहां बड़े बड़े झूले लगे हैं। दिन के वक्त तो कोई भीड़ नहीं है। वो एक झूले पर जाकर बैठ गया। इतनी ऊंचाई से ये दुनिया देखकर उसे डर लग रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात किसी ऊंची जगह पर वो सो गया। अगले दिन नींद खुली तो उसी थैले से उसने कुछ निकाल कर खाया। फिर खाली मेले में इधर उधर घूमने लगा। ऊपर एक रेस्टोरेंट में शीशा साफ करते हुए तिगिस नाम की लड़की उसे काफी देर से देख रही है और मन ही मन मुस्कुरा रही है। थोड़ी देर बाद जैन ऊपर आया और यहाँ के मालिक का पूछने लगा, मुझे काम चाहिए, पर तिगिस ने उसे चाय बिस्किट खाने को दिया। वहां से निकलकर जैन जगह जगह जाकर काम मांगने लगा। भूख लगी है पर पैसे भी खत्म हो गए हैं। फिर एक खाने की दुकान पर रुककर कांच के अंदर सजी खाने पीने की चीजों को निहार रहा है। शाम को फिर ऊपर से तिगिस ने उसे देखा। लगता है किसी ने काम पर नहीं रखा। तिगिस शाम के वक्त पब्लिक बाथरूम में बैठी लोगों को टिश्यू देने में मदद कर रही है और सबको बता रही है कि आखिरी वाला एक टॉयलेट खराब है, मगर वो खराब नहीं है, उसमें उसके कुछ महीनों का बच्चा सोया हुआ है। वो उसे यहाँ छुपा कर काम करती है क्योंकि घर पर कोई देख रेख के लिए नहीं है, और फिर घर जाते वक्त बैग में छुपा कर ले जाती है।
उस दिन जाते वक्त जाइन पीछे पीछे आया और उसे कुछ खाने को मांगने लगा। बहुत भूख लगी है उसे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो जाइन को अपने साथ घर ले आई। जाइन को अब से उसके बच्चे का घर पर ही रहकर ख्याल रखना होगा। तिगिस दरअसल गैर कानूनी ढंग से नकली पेपर्स की बदौलत यहाँ रह रही है। वो वहाँ काम करने वाली जगह पर किसी महिला से कह रही है, मेरे नकली नागरिकता के कागजात कुछ ही दिनों में एक्सपायर हो जाएंगे। अस्पर नाम का दलाल इसे बनवाने के पिछली बार से ज्यादा पैसे मांग रहा है। जो करना है जल्दी करो, वरना पुलिस तुम्हें उठा कर ले जाएगी, उस औरत ने कहा। तिगिस के बच्चे का नाम योनस है और आज वो 1 साल का हुआ है। वो किसी कस्टमर का बचा हुआ केक चुपके से घर ले आई और उस दिन उन तीनों ने मिलकर अच्छा वक्त बिताया। तिगिस ने जाइन से उसके परिवार के बारे में पूछा। जाइन बोला, मेरे कई भाई बहन हैं, पर मुझे शहर सबसे ज्यादा याद आती है। उसकी शादी हो चुकी है। दोनों ही मायूस हो गए। तिगिस को इथोपिया से यहाँ घरेलू काम करने के लिए लाया गया था। उसका असली नाम राहिल है। पिछली मालकिन के यहाँ 6 साल काम भी किया। फिर उसे किसी से प्यार हो गया और वो उसके साथ भाग गई, मगर प्रेग्नेंट होने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। अब ना वो पुराने मालकिन के पास वापस जाकर अपने कागज छुड़वा सकती है, ना नए कागज बनवाने के पैसे हैं। बस इसी तरह काम करके और नकली पेपर्स के सहारे जिंदगी बसर कर रही है। वापस अपने देश जाने के लिए भी ना तो पैसे है ना पेपर्स। यहाँ भाई बहन के बीच बड़ा हुआ जाइन योनस का अच्छे से ख्याल रखता, उसे समय पर दूध पिलाता और जब तक वो वापस आती दोनों बच्चे थक कर सो रहे होते। एक दिन दलाल अस्पर तिगस्त के बेटे को उठा ले गया, क्योंकि उसे मालूम है कि तिगस्त के नकली कागज एक्सपायर हो चुके हैं। वो जब अपने बच्चे को लेने गई, उसने उससे सौदा किया कि योनस उन्हें दे दे, जिसके बदले में वो उसके नकली आईडी कागज बना देगा। वैसे भी तुम उसे एक अच्छी जिंदगी तो दे नहीं पाओगी, पर एक माँ कभी अपने बच्चे का सौदा नहीं करेगी। अस्पर ने उसे 7 दिन की मोहलत दी। वो योनस को वापस ले आई। पुलिस के पास वो शिकायत लेकर भी नहीं जा सकती। पैसे जुटाने के लिए हर किसी के पास गई, मगर कोई फायदा नहीं। अगर पैसे नहीं जमा हुए तो पुलिस उसके बच्चे को किसी अनाथालय को दे देगी और उसे वापस सीरिया भेज देगी। उसने पैसों के इंतजाम के लिए अपने बाल भी कटवाकर बेचे। जाइन भी यहाँ अब ऊबने लगा है, पर जाए तो जाए कहाँ, उसके पास पैसे भी नहीं। तिगिस की गैर मौजूदगी में उसकी पैसे छुपाने की जगह भी टटोली, मगर वो खाली निकला। एक दिन जाइन और योनस उसका इंतजार करते रह गए। पूरी रात बीत गई, पर वो घर नहीं लौटी। सुबह जाइन योनस को गोद में उठाए तिगिस के काम करने वाली जगह पर गया, पर वहां भी वो कल से नहीं आई। वहां से उसे अस्पर का पता चला। वो वहां भी पहुंच गया। जब अस्पर ने सुना कि तिगिस कल रात से लापता है, हो ना हो पुलिस ही उसे ले गई होगी, उसने योनस को जाइन से लेने की बहुत कोशिश की। खाने पीने का, पैसों का लालच भी दिया। इस भरे बाजार में लूटने वालों की कमी नहीं, सिर्फ जाइन में ही इंसानियत मौजूद है। वो योनस को वहां से ले आया। वहां से निकलते वक्त उसे एक बच्ची मिली जो सड़क पर चीजें बेच रही है। कुछ ही देर में उनकी दोस्ती सी हो गई। शायद वो शहर को याद कर रहा है। अब योनस को भूख लगी है। वो माँ को ढूंढ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। तिगिस ने घर पर एक पैसा नहीं छोड़ा है। मजबूरन जाइन को पड़ोस के एक दूध पीते बच्चे की बोतल चुरा कर लाना पड़ा ताकि योनस की भूख शांत कर सके। इधर तिगिस पुलिस की हिरासत में है। अपने छोटे बच्चे को याद कर उसके आंसू रुक नहीं रहे। अगली सुबह दोनों ने थोड़ी सी बची दूध पाउडर बर्फ में मिलाकर खाई। घर में चावल का एक दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। जाइन को लग रहा है कि कहीं वो अपने बच्चे को छोड़कर भाग तो नहीं गई। कोई रास्ता ना देखकर बेचारा जाइन घर के बर्तन बेचने निकला और रास्ते में उसे वही लड़की मिली। वो बोली, हम सीरिया के रेफ्यूजी को राशन दी जाती है। तुम्हें पता है, अस्पारो पासपोर्ट बनवाकर लोगों को देश के बाहर भी भेजता है। मैं पैसे जमा कर टर्की या स्वीडन जाना चाहूंगी। बेचारे मासूम बच्चों का शोषण करते हैं ये लोग। इधर जाइन के पास कोई कागज नहीं है राशन के लिए। किसी तरह उसने झूठी कहानी बनाई। चलो कुछ दिनों का तो राशन का इंतजाम हुआ और एक दिन जेब टटोलते हुए उसे वही पुरानी दवाई की कागज मिली जिसे दिखाकर उसके माँ बाप ड्रग्स खरीदवाते थे। उसे पैसे कमाने का बस यही एक रास्ता नजर आया। उसी तरह से ड्रग्स बनाकर उसने लोगों को बेचा, पैसे भी कमाए। 1-2 दिन तो ठीक चला, फिर लोगों ने उससे धंधा लेना बंद कर दिया। कुछ लेते तो पैसा नहीं देते और कई बार तो वो नशे में धुत लोगों से मार खाकर भी लौटता
और इसी तरह एक दिन जब वो घर आया, मकान मालिक ने किराया ना चुकाने की वजह से उनका सारा सामान बाहर फेंक कर घर पर ताला लगा दिया। जो कुछ भी पैसे जाइन ने कमाए थे वो सब अंदर ही रह गया। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश तो की, पर पड़ोसियों ने शोर मचा दिया और उसे भला बुरा कहा। अब वो क्या करे, कहाँ जाए? एक तो वो खुद को संभाल नहीं पा रहा, ऊपर से योनस की जिम्मेदारी। उसने ये कई दफा करके देखा। योनस को वहीं सड़क के किनारे छोड़ देता, फिर दूर से देखता कि वो क्या कर रहा है, मगर वो बच्चा दौड़कर उसी के पास आने की कोशिश करता। हार कर अब वो अस्पारो के पास गया। उसने बहला फुसलाकर जाइन को भरोसा दिलाया कि योनस को किसी अच्छे परिवार को दे देंगे। उसे कुछ रुपए दिए और बोला, घर जाकर कोई सरकारी प्रूफ ले आओ तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ का पासपोर्ट बनवाकर भेज दूंगा। जाइन अब घर आया। उसके बाप ने उसे बहुत कोसा। तुझे आईडी प्रूफ चाहिए तो सुन, कोई कागज नहीं है, हम कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, यहीं पैदा हुए और यहीं एक दिन मर जाएंगे। इसी चक्कर में अस्पताल के दरवाजे तक जाकर रह गए। जाइन ने पूछा, कौन भर्ती है अस्पताल में, कौन है वहाँ? सलीम एकाएक चुप हो गया। सौहार्द भी खामोश है। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। कम उम्र में माँ बनने की वजह से सहर मारी गई। जाइन की आंखों से आंसू की जगह खून उतर आया। उसने चाकू उठाया और असाद के घर की तरफ भागा। पीछे पीछे उसे रोकते हुए सलीम और सौहार्द भी दौड़े। असाद पे जानलेवा हमले के जुर्म में जाइन को कैद कर लिया गया, मगर वो जिंदा बच गया। आज अदालत की पेशी में जज के पूछने पे वो बोला, सहर 11 साल की थी, शादी के 1-2 महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसका बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। पहले मैंने गौर नहीं किया। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। किसी तरह के सरकारी कागजात ना होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया और अस्पताल के दरवाजे पर ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो मर जाएगी। बाकी लड़कियों की भी तो शादी होती है, वो तो नहीं मरती। किसको दोष दिया जाए, किसको नहीं? एक तरफ से ऐसा लगता है मानो सभी दोषी है और दूसरी तरफ लगता है सभी सिस्टम के मारे हैं। जाइन के माँ बाप गरीबी, अनपढ़ और लाचारी से ग्रस्त है, और सबसे बड़ी लाचारी तो 2 वक्त की रोटी और सर पर छत की है। उन्हें भी अपनी बेटी की मौत का उतना ही दुख है, पर यह दुख तकलीफ तो उनकी जिंदगी का हिस्सा है। उस जेल के कमरे में कीड़े मकोड़ों की तरह लोग ठूसे हुए हैं। पीड़ित तो बहुत है, मगर कोई सरकार, कोई सिस्टम असली जड़ पर काम नहीं करना चाहता। अपराधी को पकड़ना तो सब चाहते हैं, मगर अपराध होने से रोकना कोई नहीं चाहता। उसी जेल में तिगिस्त भी कैद है। एक दिन उसने जाइन को जाते हुए देखा। उसने पीछे से आवाज दी, जाइन, योनस कहाँ है? उसे अभी तक आस थी कि जाइन उसके साथ ही होगा, लेकिन उसे यहाँ देख वो अपना आपा खोकर रोने लगी। जाइन ने पुलिस को अस्पारो का पता दे दिया, जहाँ योनस मिलेगा। वो क्या धंधा करता है सब बता दिया। उसे हिरासत में ले लिया गया। उसके अड्डे से ढेरों लोग मिले जिन्हें गैरकानूनी ढंग से अस्पारो दूसरे देश में बेचता है और जिनकी तस्करी करके वो पैसा कमाता है। योनस भी उन्हें वही मिला। उसे तिगिस्त को लौटा दिया गया और उसके देश इथोपिया भेज दिया गया। एक दिन जाइन की माँ उससे मिलने जेल आई। मुझे भी दुख है शहर के जाने का, मैं उसकी माँ हूँ, पर देखो भगवान ने हमें एक और बच्चे से नवाजा है। तुम्हारी जेल की सजा खत्म होते होते वो चलने बोलने लगेगा। मैंने तय किया है कि लड़की हुई तो उसका नाम सहर रखूंगी। जाइन के सब्र का बांध टूट गया। वो अपने माँ बाप से, इस जिंदगी से इस कदर खफा है कि उनसे बात तक करना उसे फिजूल लगता है। उस दिन उसने जेल में लगी टीवी पे एक शो देखा, जहाँ बच्चे अपनी आप बीती बता रहे हैं और उनके जुल्म की सुनवाई होती है। एक कहानी जो जाइन की है, उसमें वो हीरो बनते तो नजर नहीं आ रहा, पर वो विलन भी तो नहीं है। उसकी कोई सुन नहीं रहा, कहीं से कोई रोशनी नहीं दिख रही। तो उसने टीवी पे दिए नंबर पर लाइव शो पर फोन किया। मैं जाइन अलहाज हूँ, जेल से बोल रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहता हूँ। जेल के अंदर के साथ साथ बाहर की दुनिया भी इस खबर से हिल गई। रिपोर्टर्स ने कहा, हाँ बोलो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जाइन बोला, मैं चाहता हूँ कि सभी बड़े मेरी बात ध्यान से सुने। अगर वो बच्चों को पाल नहीं सकते, उन्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, तो उन्हें पैदा करने का भी कोई हक नहीं। मैं क्या सुनते और देखते हुए बड़ा हो रहा हूँ कि लोग मुझे गाली देते हैं। मुझे नाम से नहीं गाली से बुलाया जाता है, मार खाता हूँ। कहते हैं कि मेरी औकात उनके जूते जितनी भी नहीं है। मैं उनके लिए घर के बाहर जूते चप्पल पोंछने वाला पायदान हूँ। मैं नरक में जी रहा हूँ। मेरा दिमाग और शरीर सड़ रहा है।
जिंदगी सबके लिए बराबर नहीं होती। मैं भी बड़ा होकर अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, लोगों से अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता हूँ, मगर ना मेरी किस्मत को और ना ही भगवान को ये मंजूर है। और तब जाकर सरकार की तरफ से नदीन को जायन का केस लड़ने के लिए दिया गया। अब कहानी वहां पर आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। जायन ने कहा, मेरी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, कल वो मेरी ही तरह बनेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप और बच्चे पैदा ना करें। अदालत में मौजूद सभी लोग खामोश खड़े हैं। इस बच्चे ने आज जिस दर्द और खामोशी से जो बात कही है, उसने सबके दिल को निचोड़ दिया है। क्योंकि सच ऐसी चीज है जिसे किसी को पूरा करने की जरूरत नहीं, किसी कहानी की जरूरत नहीं। सच अपने आप में पूरा होता है। जहाँ सच खड़ा हो, चाहे वो किसी के भी मुंह से निकले, सारी बातें, मजबूरी, कानून दब जाते हैं। जायन की सजा कम कर दी गई। उसने अपनी हिम्मत से पूरे आवाम को मजबूर कर दिया कि उसे एक पहचान दिया जाए, और उसे अपना पहचान पत्र मिला। बड़े मुद्दतों के बाद आज वो मुस्कुराया, और ये मार्मिक कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि इस कहानी ने भी आपको अंदर तक हिला दिया होगा। अपने जज्बातों को कमेंट में शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवारों में शेयर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें रोज एक नई कहानी लाने का हौसला मिलता है। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।